सीटेट तथा यशटेट अर्थात स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैं अपने संपर्क क्लास में आपसे कहा था कि सीटेट और यशटेट से संबंधित हिंदी भाषा की सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्रिय छात्रों, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और वह 15 अगस्त आ गया, जो हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस की भी आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको संपर्क क्लास में मैं बताया था कि मेरा उद्देश्य कोरोना काल से उत्पन्न आर्थिक तंगी के चलते दूर दराज गांव तक के क्षेत्रों में रह रहे उन बच्चों का सहयोग करना है जो आर्थिक तंगी के चलते मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। प्रिय छात्रों, आपसे मैं संपर्क क्लास में यह भी कहा था कि पूरी सामग्री मैं आप तक निःशुल्क पहुंचाऊंगा। इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लूँगा। आपसे यह भी कहा था कि प्रत्येक तीसरे टॉपिक की समाप्ति पर आपसे मैं 30 प्रश्नों का टेस्ट भी लूँगा। उसे भी मैं पूरा करूँगा। सिर्फ करना आपको इतना है कि आपको हिंदी भाषा संबंधित सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। जिस तरह से मैं संकल्प लिया हूं, उसी तरह से आप भी संकल्प लीजिए कि हमारे उद्देश्य को पूरा करेंगे। प्रिय छात्रों, यदि 2-3 वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप जो है स्वार्थी प्रवृत्ति के हो गए हैं, आप परोपकारी प्रवृत्ति के नहीं हो रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप नहीं पहुंचा रहे हैं, जो कि मेरा उद्देश्य है, तो मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा। साथ ही साथ आपसे यह भी मैं चाहूँगा कहना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर सामग्री आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग अपने संपर्क क्लास में जो पहला टॉपिक पेडागोजी से बतलाया था उसकी चर्चा शुरू करते हैं, और वह टॉपिक है हिंदी भाषा। प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हिंदी भाषा से संबंधित सामग्री पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा से संबंधित सामग्री पर हम लोग चर्चा शुरू करें, इसके पहले इस बात को जानें कि हिंदी किसे कहते हैं। प्रिय छात्रों, हिंदी शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिन ध्वनियों का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग हिंदुओं द्वारा किया जाता है उसे हिंदी कहते हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है। तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अरबी विद्वानों द्वारा किया गया था। अरबी विद्वान यानी अरब देश के विद्वानों द्वारा उन्होंने ही सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और इन्हीं हिंदुओं द्वारा जिस ध्वनि का प्रयोग किया गया उसे हिंदी के नाम से अभिहित किया गया था। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए कि हिंदी किसे कहते हैं और हिंदू कौन है। सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता था उसी को हिंदी कहा गया था। प्रिय छात्रों, हिंदी शब्द जो है वो हिंदवी शब्द से बना है, यानी हिंदी का प्राचीन नाम हिंदवी है। हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता
औफी नामक विद्वान थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह विचार व्यक्त किया था कि सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो हिंदवी है। प्रिय छात्रों, हिंदवी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदवी फारसी भाषा का शब्द है और इसी शब्द से जब हिंदी शब्द का जन्म हुआ, हिंदी शब्द बना, तो हिंदी शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। प्रिय छात्रों, इस तरह से आपने देखा कि हिंदी शब्द हिंदवी शब्द से बना हुआ है। प्रिय छात्रों, मनुष्य की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि जब किसी भी ध्वनि के उच्चारण में उसे कठिनाई महसूस होती है तो वह अपनी सुविधानुसार नई ध्वनियों को सृजित कर लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोगों के देश में अपने जनक के लिए पिताजी शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, मानव के प्रथम गुरु, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति का प्रथम गुरु माँ होती है, तो अब ये हिंदवी शब्द को लेकर हम सब की माताओं के समक्ष समस्या खड़ी हुई कि ये तो बड़ा समय ले रहा है पिताजी। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जुगाड़ निकाला जाए कि कम समय लगे, तो उन्होंने पिताजी के जगह पर पापा शब्द निकाला। अब पापा शब्द तो आ गया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की, क्योंकि पापा में दोनों ओठ सट जा रहे थे और सौंदर्य प्रसाधन गड़बड़ा जा रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझदार हैं। तब मानव के प्रथम गुरुओं की जो है पुनः मीटिंग हुई कि अब जो है कौन सा उपाय किया जाए कि आर्थिक साधन, आर्थिक तंगी को दूर किया जाए, सौंदर्य प्रशासन भी न बिगड़े। तो उन्होंने डैडी शब्द का प्रयोग किया और पिताजी से पापा, पापा से डैडी बन गया। अब डैडी में जो है वह कभी भी नहीं टच होता है। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह से जब हिंदवी शब्द चला तो हिंदवी शब्द से लोगों ने व को हटा दिया और मात्रा को द पर चपका दिया। इस तरह से हिंदवी शब्द से हिंदी शब्द का जन्म हुआ था और हिंदवी शब्द फारसी भाषा का शब्द था, इसलिए हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है। प्रिय छात्रों, हिंदवी के शब्दों में साहित्य लिखने वाले प्रथम विद्वान अमीर खुसरो थे। ये हिंदवी के शब्दों में साहित्य लिखने वाले प्रथम विद्वान अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो विश्व के प्रथम मुसलमान थे जो स्वयं को भारतीय कह करके संबोधित किए थे। इसीलिए अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता कह करके संबोधित किया गया। प्रिय छात्रों, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हिंदवी का विकास होता गया। अंग्रेजों ने हिंदवी के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी ये तीनों शब्द जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको हिंदी शब्द मिल गया कि फारसी भाषा का शब्द है। दूसरी तरफ भाषा शब्द है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भास धातु से बना हुआ है। भास में आप प्रत्यय लगा तो भाषा शब्द का जन्म हुआ। तो इस तरह से भाषा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द हुआ। तो हिंदी भाषा शब्द में एक तरफ फारसी भाषा का शब्द है और एक तरफ संस्कृत भाषा का शब्द है। और आप जानते हैं कि दो भाषाओं के योग से जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहा जाता है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द, भाषा संस्कृत भाषा का शब्द और हिंदी भाषा शब्द जो है ये संकर शब्द है। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। अपभ्रंश भारत की एक महत्वपूर्ण जन भाषा या लोक भाषा है। जन भाषा यानी जनता की भाषा। प्रिय छात्रों,
भारत में जन भाषाओं का जन्म तब हुआ जब पाणिनि नामक विद्वान ने संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों से बांध दिया। चूंकि व्याकरणनिष्ठ भाषा का प्रयोग सबके बस में नहीं होता है, इसलिए लोगों ने अपनी सुविधानुसार ध्वनियों को सृजित करना शुरू किया, जिसे जन भाषा कहा गया। भारत की पहली जन भाषा पाली थी। भारत की पहली जन भाषा पाली थी, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन के आरंभ तक माना गया। ये पहली जनभाषा पाली थी और इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी प्रारंभिक ईस्वी सन तक स्वीकार किया गया है। प्रिय छात्रों, पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है। यह भारत की पहली राष्ट्रभाषा थी। संस्कृत भारत की प्रथम राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए नहीं है कि वह पहले मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में संस्कृत का प्रसार बहुत बाद में हुआ, लेकिन पाली अशोक के माध्यम से, बौद्ध धर्मों के माध्यम से संपूर्ण देश की भाषा बनने वाली पहली भाषा थी। इसीलिए पाली को भारत का प्रथम देश भाषा या प्रथम राष्ट्र भाषा कहा गया है। प्रिय छात्रों, पाली को सबसे पुरानी प्रकृत का मतलब जन होता है, तो जन भाषाओं को प्रकृत भाषा भी कहते हैं। इसीलिए पाली को सबसे पुरानी प्रकृति और अनपढ़ों की भाषा भी कहा गया है। पाली को अनपढ़ों की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, सिंघल यानी श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं, क्योंकि पाली भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी और इसीलिए इसको सिंघल के लोगों ने मागधी कह करके संबोधित किया था। प्रिय छात्रों, भारत की दूसरी जनभाषा प्राकृत थी, जिसका समय ईस्वी सन के आरंभ से लेकर 500 ईस्वी तक स्वीकार किया गया था। भारत की तीसरी जनभाषा अपभ्रंश थी, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया। प्रिय छात्रों, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच की कालावधि को अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। इसे अपभ्रंश काल कहा गया था। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अवहट तथा पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुरानी हिंदी के नाम से भी अभिहित किया गया है। प्रिय छात्रों, अपभ्रंश भाषा के विद्वानों में स्वयंभू का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयंभू जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा के उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित हैं। अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित हैं। इन्हीं भेदों से आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। ये जो भारत की जो आधुनिक भाषाएं हैं, हिंदी, बंगला, गुजराती, ये राजस्थानी, पंजाबी, तो इन सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश के भेदों से हुआ है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहदा और पंजाबी का विकास हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। इसी तरह से खस अपभ्रंश से कुमाऊनी गढ़वाली अर्थात पहाड़ी हिंदी का, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का, तथा मागधी हिंदी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, इन भाषाओं का विकास हुआ। बिहारी भाषा में आपके भोजपुरी भी आती है, मगधी भी आती है, मैथिली भी आती है। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसीलिए हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी कहा जाता है।
क्योंकि भारत की सभी भाषाओं का आधार संस्कृत ही है, इसीलिए संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की, विशेष करके उत्तर भारत, दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारतीय भाषाओं की जननी अर्थात माँ कहा गया है। तो संस्कृत को उत्तर भारतीय भाषाओं की जननी या माँ कह करके संबोधित किया गया है। प्रिय छात्रों, संस्कृत को आर्य भाषा तथा देव भाषा भी कहा जाता है। तो संस्कृत आर्य भाषा या देव भाषा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम, आपकी परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है कि भाषाओं के विकास का क्रम क्या है। तो भारतीय भाषाओं के विकास क्रम सबसे प्राचीन संस्कृत है, फिर पाली है, फिर अपभ्रंश है और फिर अपभ्रंश है। तो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, ये भाषाओं का जो है क्रमिक विकास है। सबसे पहले संस्कृत का जन्म हुआ उत्तर भारत में, फिर पाली का, फिर प्राकृत का और फिर अपभ्रंश का। प्रिय छात्रों, हिंदी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार का अंग है। भारोपीय भाषा परिवार से अभिप्राय भारत और यूरोप में प्रचलित उन भाषाओं से है जिनमें समानता पाई जाती है। प्रिय छात्रों, भाषाओं की समानता के सिद्धांत को सबसे पहले फ्रेंच विद्वान केयर्दू द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम कहा कि भारत और यूरोप की भाषाओं में काफ़ी समानता पाई जाती है। यह समानता न केवल शब्दकोश के दृश्य बल्कि व्याकरण के दृश्य भी पाई जाती है। इसी समानता के आधार पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ, जो मैक्स मुलर जी द्वारा स्थापित किया गया। और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के ही आधार पर ये कहा गया कि यूरोप की प्रचलित भाषाओं जैसे लैटिन, जर्मन इत्यादि भारत की प्रचलित भाषाओं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं और इन्हीं को यूरोपीय भाषा परिवार के नाम से अभिहित किया गया था। प्रिय छात्रों, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास सिद्ध मात्रिक लिपि से हुआ है। ये सिद्ध मात्रिक लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। सिद्ध मात्रिक लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ये सबसे पहले जो है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा जो है वह देवनागरी लिपि को विकसित किया गया था। इसलिए देवनागरी का प्राचीन नाम नागरी लिपि मिलता है। प्रिय छात्रों, सिद्ध मात्रिक लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ था। कुटिल लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि को गुप्त लिपि के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस पर ध्यान रखिएगा, भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ, कुटिल लिपि से सिद्ध मात्रिक लिपि का विकास हुआ और सिद्ध मात्रिक लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है। प्रिय छात्रों, देवनागरी लिपि के प्रथम प्रयोगकर्ता, आपके सुपर टेट में प्रश्न आया हुआ था कि देवनागरी लिपि के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो देवनागरी लिपि के प्रथम प्रयोगकर्ता गुजरात के शासक जय भट्ट जी थे। जय भट्ट ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है जो भारत के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पंजाब के कुछ भागों में निवास करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने हिंदी भाषा के सामान्य परिचय पर चर्चा किए थे। अगला लेक्चर हम लोगों का भाषा से संबंधित होगा, लेकिन 2 लेक्चरों के बीच में 1 दिन का गैप रहेगा।
यानी कि अगला लेक्चर कल नहीं परसों जो है आप तक पहुंचेगा। कारण यह है कि मेरा उद्देश्य है कि आप हर वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ें, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें, समझें, ताकि जो आपका टेस्ट हो तो उस टेस्ट में आप सही उत्तर दें। क्योंकि आप तक ये सामग्री इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप सीटेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उससे समझेंगे नहीं, तब तक जो है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए एक दिन के गैप के बाद अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे जो भाषा से संबंधित होगी। प्रिय छात्रों, आपको यह सामग्री कैसी लगी, इसके संदर्भ में आप कमेंट में अवश्य लिखें, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या आप लोगों को ये सामग्री पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप सभी को धन्यवाद। 15 अगस्त की पुनः जो है वह हार्दिक बधाई।